हाँ भाई देखिए, आज हम कक्षा 12 में जो हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 9 हमारा चल रहा है और लेसन का नाम है एंजाइम। इसमें देखिए हम एंजाइम की क्या प्रकृति होती है, एंजाइम की क्या परिभाषा है, एंजाइम का अपना क्या रोल होता है, ये कुछ सामान्य जानकारी हम पिछले वीडियो में एंजाइम के बारे में प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एंजाइम की संरचना के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम किन किन घटकों से बना होता है ना, मुख्य प्रकृति एंजाइम की क्या होती है। वैसे तो देखिए इसकी एक सामान्य हिस्ट्री और एंजाइम की डेफिनेशन प्रॉपर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने बताया था एंजाइम ऐसे कार्बनिक घटक होते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बनिक घटक होते हैं जो उत्प्रेरित करते हैं क्रिया को, रासायनिक क्रिया को, प्रोटीन प्रकृति के हैं, ये शब्द हमने यूज किए थे। तो आपको प्रोटीन विशेष रूप से याद रखना है। प्रोटीन, चूंकि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के ही होते हैं। अभी मैं एक लाइन ये कह सकता हूं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, आपको यह ध्यान रखना। अभी हमें यहाँ डिस्कस जो करना है वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को लेकर के समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए मैंने बताया कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और इनमें मुख्य भाग प्रोटीन का होता है। हालांकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अप्रोटीनी भाग भी पाया जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। मोस्टली पार्ट प्रोटीन वाला होता है, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें पाया जाता है। और मैं कहूँ एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट पाए जाते हैं, तो सम्मिलित रूप से ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। मैंने अब देखिए आपको इतना ध्यान रखना है, एंजाइम शॉर्ट में आप समझ लीजिए। एंजाइम का मुख्य भाग अक्सर क्या होता है? प्रोटीन। कभी कभी अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है एंजाइम में, अप्रोटीनी भाग भी, जिसको हम प्रोस्थेटिक समूह या सहकारक कह सकते हैं, अप्रोटीनी भाग भी पाया जाता है। अब देखिएगा इसमें मुख्य भाग प्रोटीन और अप्रोटीनी दोनों भागों को यदि हम लिखें तो उसको कहा जाता है होलो एंजाइम। यानी पूर्ण एंजाइम होलो एंजाइम कहा जाता है। आपको दो चीजें याद रखनी है, प्रोटीन तो मुख्य भाग है ही है, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, सहकारक के रूप में, है ना। तो वो दोनों मिलने के बाद होलो एंजाइम बनाते हैं, होलो एंजाइम। लेकिन देखिएगा जो एंजाइम का मुख्य प्रोटीन वाला भाग होता है, प्रोटीन वाले मुख्य भाग को, प्रोटीन वाला जो मुख्य भाग एंजाइम का है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। शब्द आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम आपको रट के रखना है। प्रोटीन वाले मुख्य भाग को, एंजाइम में जो प्रोटीन वाला मुख्य भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है ना, उसको सहकारक कहा जाता है। नॉन प्रोटीन भाग क्या कहते हैं? सहकारक, कोफैक्टर्स, सहकारक कहा जाता है। अब आपके पास दो चीजें हैं, थोड़ा सा शब्दों पर गौर करना है।
एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के यानी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एंजाइम्स में थोड़ी मात्रा में अप्रोटीन वाला भाग भी पाया जाता है, यानी बिना प्रोटीन वाला भाग भी। और यदि प्रोटीन वाले भाग और अप्रोटीन बिना प्रोटीन वाले दोनों भागों को मिलाकर बोल दें तो पूरा एंजाइम बनता है, जिसे पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम कहा जाता है। अब होलो एंजाइम में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो मुख्य भाग प्रोटीन वाला है ना, और एक अप्रोटीन वाला भाग है। जो मुख्य भाग प्रोटीन वाला है उसको फिर हम नाम देते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम कहा जाता है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है थोड़ी मात्रा में, उसे कहते हैं कोफैक्टर या सहकारक। क्या कहा जाता है? कोफैक्टर या सहकारक कहा जाता है। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखिएगा कंडीशन ये है, कोफैक्टर्स के भी अलग अलग प्रकार हैं। कोफैक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, सहकारक भी 3 प्रकार के होते हैं। तीनों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। अब देखिए, एक होलो एंजाइम को हम सम्मिलित रूप में टोटली समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा हिस्सा, बाकी ये कंप्लीटली इस तरीके से। ये एक होलो एंजाइम का फिगर है। ये हमारा होलो एंजाइम हो। मैंने कहा होलो एंजाइम में कौन सी 2 चीजें हैं? प्रोटीन भाग भी है और अप्रोटीन भाग भी है, तब जाकर होलो एंजाइम बना, है ना। तो जो ये स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं अलग से, ये तो इसका अप्रोटीन वाला भाग है। ये अप्रोटीन भाग जिसको हम सहकारक कह सकते हैं। अब ये सहकारक कोई सा भी हो सकता है, आगे चर्चा करेंगे हम सहकारकों के प्रकार। बाकी का जो बचा हुआ बड़ा पार्ट है ये प्रोटीन वाला भाग है, और इस प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, यानी ये एपो एंजाइम, ठीक है। ये बड़ा भाग एपो एंजाइम जो प्रोटीन का बना है, ये छोटा भाग बिना प्रोटीन वाला जो कोई सहकारक है। पूरे के पूरा यानी ये दोनों भाग मिलकर के होलो एंजाइम बनाते हैं। ये एक होलो एंजाइम की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है ना। आप देख पा रहे हैं बड़ा क्षेत्र हम दिखा रहे हैं प्रोटीन वाला, क्योंकि ज्यादातर पार्ट प्रोटीन का ही होता है एंजाइम के अंदर। एंजाइम की प्रकृति ही प्रोटीन वाली होती है ना। सहकारक तो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यदा कदा कुछ एंजाइम्स में। कुछ एंजाइम्स कंप्लीटली प्रोटीन के ही बने होते हैं, अप्रोटीन भाग पाया ही नहीं जाता। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब यह है आपको इस तरीके से ये 2 पार्ट एंजाइम के याद रखने। अब हम सहकारकों के प्रकार की बात करते हैं। सहकारक जो प्रोटीन उसका एंजाइम का अप्रोटीन भाग बनाना है, कोफैक्टर। देखिए, कोफैक्टर क्या होते हैं? जो एपो एंजाइम के साथ थोड़ी मात्रा में जुड़े होते हैं और हेला एंजाइम का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके भी 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं, जिनमें से पहला जो है वो है हमारे पास प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक समूह है, ये भी सहकारक है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा जो भेद है, अंतर है, उसको थोड़ा सा समझना है। प्रोस्थेटिक समूह ऐसा सहकारक है, प्रोस्थेटिक समूह ऐसा सहकारक है जो कार्बनिक होता है, ठीक है। शब्दों पर गौर करना, जो कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक है, उसके साथ साथ एपो एंजाइम के साथ बहुत क्लोजली बॉन्डेड होता है। प्रोस्थेटिक समूह कैसा कोफैक्टर है? जो ऑर्गेनिक एंड क्लोजली बॉन्डेड है, कार्बनिक प्रकृति का है और एपो एंजाइम के साथ बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, ज्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको हम एपो एंजाइम से अलग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गहन संबंध है एपो एंजाइम के साथ। तो ऐसे जो ग्रुप जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से, यानी प्रोटीन वाले भाग से,
जो ज्यादा क्लोज बॉन्डेड है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, वो हमेशा प्रोटीन वाले भाग के साथ ही जुड़े हुई अवस्था में ही रहते हैं। तो ऐसे समूह को जो है प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। और इसमें हम जैसे उदाहरण की बात करें तो साइटोक्रोम ले सकते हैं। साइटोक्रोम है ना, फ्लेवोप्रोटीन भी इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। आपको साइटोक्रोम बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ये ध्यान रखना। ये वही साइटोक्रोम है जो हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान पढ़ते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जो हम साइटोक्रोम पढ़ते हैं फोटोसिस्टम के अंदर, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड में, जहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के निकलता है और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होकर के आगे चेन में प्रवेश करता है, तो वहां साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 इस तरह की जो चेन पाई जाती है साइटोक्रोम की, वो एक बहुत अच्छा प्रोस्थेटिक समूह है जो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग यानी एपो एंजाइम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा रहता है, जिसको अलग भी नहीं कर सकते हम प्रोटीन से। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रोस्थेटिक समूह और साइटोक्रोम, आपको विशेष रूप से याद रखना। नेक्स्ट जो प्रकार है सहकारक का, वो है कोएंजाइम। जिसको सह एंजाइम कहा जाता है, कोएंजाइम या सह एंजाइम। खास बात को समझना है, अंतर भी आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। कोएंजाइम ऐसे सहकारक हैं, कोएंजाइम ऐसे सहकारक हैं जो कार्बनिक तो हैं, लेकिन इन प्रोस्थेटिक समूह की भांति एपो एंजाइम के साथ बहुत क्लोजली बॉन्डेड नहीं होते हैं। यानी जो कोएंजाइम है वो एपो एंजाइम के साथ हल्के बंधित होते हैं, यानी कमजोर रूप से जुड़े रहते हैं। और जब कमजोर रूप से यानी ढीले बंद होते हैं इनके बीच में, जब ढीले बंद होते हैं, कमजोर रूप से जुड़े होते हैं, तो इनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है एपो एंजाइम से और जोड़ा भी जा सकता है, चूंकि लूजली बॉन्डेड है, क्लोजली बॉन्डेड नहीं है प्रोस्थेटिक की तरह। हालांकि कार्बनिक तो हैं लेकिन लूजली बॉन्डेड है, इसलिए जुड़ सकते हैं और इनको अलग भी किया जा सकता है। तो ऐसे कार्बनिक जो पदार्थ हैं जो लूज बॉन्ड होते हैं एपो एंजाइम के साथ, जिन्हें अलग किया जा सकता है, पुनः जोड़ा जा सकता है, उनको हम कोएंजाइम या सह एंजाइम कहते हैं। और इनके बहुत अच्छे जाने पहचाने उदाहरण बार बार आगे भी हम इनका उपयोग करेंगे। NAD का नाम आपने सुना होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई, है ना, फॉस्फेट होता है, P लगा देते हैं इसके साथ, NADP बन जाता है। ये हम बार बार उपयोग में करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में, वहां पर उपयोग किया जाएगा। और जो क्या नाम से क्रेब्स चक्र और जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस वाली इंपॉर्टेंट घटनाएं कोशिकाओं में चलती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनमें इनका बार बार उपयोग किया जाएगा वहां पर। ये क्या है, सह एंजाइम, को एंजाइम। आगे अगले चैप्टर में बिल्कुल इनका उपयोग होगा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। NAD हो गया, ऐसे ही फेरिडोक्सिन होता है FAD, एक NADP हो जाएगा, डाइफॉस्फेट बन जाएगा। इस तरीके से ये कुछ कोएंजाइम्स के उदाहरण हैं जो एपो एंजाइम के साथ रासायनिक या कार्बनिक यौगिक के रूप में लूजली बॉन्डेड होते हैं। मोस्टली आपको इतना सा बेसिक डिफरेंस यहाँ याद रखना है, प्रोस्थेटिक समूह भी कार्बनिक है लेकिन क्लोजली बॉन्डेड है, बहुत घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं कर सकते। जबकि कोएंजाइम लूज बॉन्ड होते हैं, इसलिए इन्हें अलग किया जा सकता है, पुनः जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप बात समझ में आ गई होगी। अब हम सहकारक का तीसरा जो प्रकार है वो लेते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिवेटर या सक्रिय एक्टिवेटर। एक्टिवेटर सक्रियक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अब देखिएगा एक्टिवेटर क्या होते हैं, सहकारक हैं, ये भी एप्रोटीन वाले भाग हैं, लेकिन खास बात यह है ये एप्रोटीन वाले भाग सहकारक के रूप में एपो एंजाइम से ये अकार्बनिक रूप में जुड़े होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर मामला, इन दोनों में कार्बनिक हुआ करते थे, ये सारे कार्बनिक हैं, कार्बन इनके अंदर पाया जाता है, जबकि ये अकार्बनिक। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये अकार्बनिक है, ऐसे आयंस हैं, है ना,
ऐसे लवण ये हो सकते हैं, आयंस या लवण ये होंगे जो कैसे हैं, अकार्बनिक हैं और एपो एंजाइम के साथ जुड़ करके क्या काम करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेटर यानी एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को सक्रिय करते हैं, एंजाइम को क्रियाशीलता हेतु सक्रिय बनाते हैं, एंजाइम को क्रियाशीलता हेतु सक्रिय बनाते हैं, एक्टिवेटर एक्टिवेट करने वाले हो गए, लेकिन प्रकृति में अकार्बनिक हैं, है ना। और मोस्टली ये क्या हो सकते हैं, आयंस या लवण हो सकते हैं, आयंस या लवण होंगे। तो अब इसमें या कोई धातु आयन होगा इस तरह, जैसे एक जाना पहचाना हमारे पास आयरन चलता है, वैसे तो मैंगनीज भी आता है ना, और क्या नाम से जिंक भी इसमें आता है, जेडएल भी, एमजी भी इसके अंदर आता है, मैग्नीशियम भी, ठीक है। ये सारे के सारे एक्टिवेटर है जो प्रोस्थेटिक समूह कोफैक्टर के रूप में, सहकारक के रूप में एपो एंजाइम के साथ जुड़कर उस एंजाइम को क्रिया करने के लिए सक्रिय बनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिवेटर कहा गया। लेकिन प्रकृति अकार्बनिक तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए। ये इन दोनों की प्रकृति ऑर्गेनिक है, मैंने लिख दिया, इन ये दोनों की प्रकृति ऑर्गेनिक है, दोनों ऑर्गेनिक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये क्लोजली बॉन्डेड है, ये क्लोजली बॉन्ड, जबकि ये लूजली बॉन्ड, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और ये प्रकृति में कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक है, वो दोनों ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से सहकारक जो हमने 3 प्रकार के पढ़े है ना, और एपो एंजाइम, सहकारक और एपो एंजाइम दोनों मिलने के बाद कंप्लीटली किसका निर्माण करते हैं, होलो एंजाइम का, एक पूरे एंजाइम का, पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होता है, अधिकांश जो भाग होता है वो प्रोटीन वाली इकाई का होता है, और प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम, ठीक है। तो एपो एंजाइम ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब देखिए एपो एंजाइम में एक खासियत, मैंने कहा एपो एंजाइम किसका बना, एपो एंजाइम किसका बना, सहकारक को निकाल देने के बाद कंप्लीटली प्रोटीन का बना। अब प्रोटीन का जब एपो एंजाइम बनता है और मैक्सिमम भाग बनाता है एक एंजाइम का, ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एपो एंजाइम जटिल है। एपो एंजाइम क्या है, जटिल है, जिसमें अनेकों अमीनो अम्लों की इकाई आपस में जुड़ी हुई है, ये निश्चित है। अमीनो एसिड्स की श्रृंखला इसके अंदर होगी, ठीक है। अमीनो एसिड्स की एक लंबी श्रृंखला किसके अंदर होगी, एपो एंजाइम के अंदर, जो कि हमें पता है एपो एंजाइम प्रोटीन का बना, और प्रोटीन किसका जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी इकाइयां पाई जाती है। अब इतनी लंबी इकाइयां पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं ये जो प्रोटीन एपो एंजाइम में पाई जाती है ये कॉलॉइड प्रकृति की होती है। कॉलॉइडल, आपको ये शब्द भी याद रखना है। जो एपो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है वो अमीनो अम्लों का बहुलक तो है ही, लेकिन वो प्रकृति में किस तरह की होती है, कॉलॉइडल प्रकृति की होती है। और कॉलॉइडल प्रकृति का मतलब क्या समझ में आता है, कॉलॉइड बनाती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो एंजाइम को सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के साथ जुड़ने के लिए ज्यादा सतह उपलब्ध होती है, और ज्यादा सतह उपलब्ध होती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को जल्दी से रिएक्ट करवाता है ना, अभिक्रिया जल्दी से संपन्न होती है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए कॉलॉइड प्रकृति का होना प्रोटीन की अपनी एक बहुत अच्छी विशेषता है। आगे हम ये संरचना हमारी चल रही है, जब हम कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, एक एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वहां कॉलॉइडल प्रॉपर्टी का जिक्र हमें निश्चित रूप से करना होगा। तो अच्छी कुछ बिंदु हैं उनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। कॉलॉइडल प्रकृति होती है। अब देखिए कंडीशन ये है, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है उस पर यानी एपो एंजाइम पर, प्रोटीन भाग पर एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं।
विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं और उन विशेष क्षेत्रों को, उन विशेष स्थलों को क्रिया स्थल कहा जाता है, एक्टिव साइट, एक्टिवेटर साइट कहा जाता है ना, पाए जाते हैं, उन्हें क्रिया स्थल कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना, मैंने अंडरलाइन किया है, विशेष रूप से आपको निश्चित रूप से ही ध्यान रखना है। आगे हम क्रियाविधि जब पढ़ेंगे एंजाइम की किस तरीके से अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, तो ये क्रिया स्थल हमें बार बार उपयोग में आएगा। ये शब्द आपको ध्यान रखना। मैंने कहा जटिल प्रोटीन के बहुलक हैं, प्रकृति में कॉलोइडल है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा देते हैं सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए ताकि रिएक्शन जल्दी से संपन्न हो जाए। और ऐसे प्रोटीन वाले भाग पर क्या होता है, कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल साइट्स पाई जाती हैं। उन स्पेशल साइट्स को एक्टिवेटर साइट कहा जाता है, सक्रिय स्थल कहा जाता है। और ये एक्टिवेटर साइट वो ही है, गौर करना, ये एक्टिवेटर साइट वो ही है जहां सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। इस स्थल से ही क्रियाधार जुड़ता है। अब आपको ये बिंदु विशेष रूप से याद, एपो एंजाइम की श्रृंखला पर कुछ निश्चित स्थल हैं, बिंदु हैं, जगह हैं, साइट्स हैं, है ना, जिनको हमने सक्रिय साइट कहा, सक्रिय कहा। इसका मतलब यहीं पर आकर के जुड़ेगा सबस्ट्रेट, सक्रिय साइट से ही क्रियाधार जुड़ता है। और क्रियाधार जुड़ने के बाद, एपो एंजाइम के सक्रिय स्थल से क्रियाधार जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट पर क्रिया करके उसको प्रोडक्ट में बदलवाता है, यानी क्रिया को संपन्न करवाता है। या फिर हम कहें एंजाइम उत्प्रेरण का काम करता है, इसलिए एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहा गया। नहीं तो यहां तक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा बिंदु है। नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज एंड उसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।